रहीम नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़िम बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ना ना करते बिला आखिर हाँ कर दी है। अहम बैठक में बड़ा फैसला, किसका झूठ पकड़ा गया, अगले 3 दिन किस बड़े फैसले का इंतज़ार। नाजरीन, इस प्रोग्राम में इन तमाम पॉइंट्स की जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाजरीन, किसका झूठ पकड़ा गया, क्या झूठ बोला गया, पहले क्या कहा जा रहा था और अब क्या कहा जा रहा है। इस बड़ी खबर से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं और बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं इस खबर की डिटेल में। मामला नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आजकल तो ये ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने जनाब शेख वकास अकरम साहब को दे रखी है। शेख वकास अकरम साहब का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, जब वो मुस्लिम नवाज़ में थे तो तब वो इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा करते थे। आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। ना सिर्फ पीटीआई में वकास अकरम साहब आ चुके हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात भी लगा दिया गया है। हुआ नाज़रीन मामला ये है, बात रऊफ़ हसन की हम कर रहे थे, जो कि अब साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हो चुके हैं। उनसे सवाल पूछा गया एक टॉक शो में, रऊफ़ हसन साहब से सवाल पूछा गया मुज़ाकरात के हवाले से, और सवाल ये था कि आपके तो मुज़ाकरात का जो सिलसिला था वो हुकूमत के साथ मुनक़ता हो चुका है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट भी था और ख्वाजा आसिफ के साथ जनाब मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट भी था, और उनके स्टेटमेंट के साथ गंडापुर साहब का स्टेटमेंट भी था कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन रऊफ़ हसन साहब से जब सवाल हुआ मुज़ाकरात के हवाले से जो तातुल आया है, रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि नहीं, हमारे मुज़ाकरात तो चल रहे हैं। और जो तासुर दिया उस सवाल के जवाब में रऊफ़ हसन साहब ने, वो तासुर उन्होंने ये दिया कि हमारे बराह रास्त जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कंट्रोल टावर के साथ, यानी फ़ौज में बड़े आला लेवल पे हमारे जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा, उनसे कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं, तो रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी से ऊपर उस लेवल पे हो रहे हैं कि मोहसिन नकवी का वो लेवल भी नहीं। अब पहले तो रऊफ़ हसन साहब, जब उनसे अंसार अब्बासी साहब ने भी खबर दी थी कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये रऊफ़ हसन साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने उस वक्त इनकार किया था कि हमारे किसी के साथ किसी लेवल पे किसी फोरम पे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मुज़ाकरात हो रहे थे। आज नाज़रीन, जो रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं, हकीकत यह है कि मुज़ाकरात के प्रोसेस में तातुल आ चुका है। तहरीक इंसाफ के साथ किसी लेवल पे किसी भी क़ियादत का, किसी भी इदारे का, चाहे वो सियासी है, गैर सियासी है, किसी के कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। आप सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा कर लें कि रऊफ़ हसन साहब जो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी के ऊपर लेवल पे हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, यानी जो तासुर वो दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, क्या मोहसिन नकवी, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ खुद ये कहती है, इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी का ताल्लुक़ किस कबीले से है, किस ताकतवर हलकों के साथ है, तो फिर रऊफ़ हसन साहब की इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, शानदार अंदाज से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि बदकिस्मती से वो फिर पकड़े जाते हैं। अब हकीकत यह है कि जो मुज़ाकरात का प्रोसेस जिसमें तातुल आया है, जब यह मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था तब भी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पे हुआ था। तहरीक इंसाफ ने खुद हुकूमत के साथ राब्ता किया था कि हमने 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल तो दे दी है, लेकिन हमें कोई रास्ता दिखाएं, हम बंद गली में आ खड़े हुए हैं, कैसे निकलें। तो हुकूमत ने जो इनको पेशकश की थी कि आप ऐसा करें, आप ओपनली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का ऐलान करें। यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ नहीं मानी और हुकूमत से कहा कि आप ऐलान करें कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात करने का ऐलान कर देंगे।
آپ پہلے اعلان کریں. لیکن حکومت نے کہا کہ نہیں, آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے, اور پہلے بھی آپ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تھے, مذاکرات فائنلائز ہوئے تھے, لیکن آپ پیچھے ہٹ گئے تھے. اب کی مرتبہ حکومت نے کہا کہ اعلان جو ہے وہ مذاکرات کا آپ کو کرنا پڑے گا. اب ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی باتیں یا رابطے تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے ہیں وہ انفارمل ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں فارمل رابطہ ہونا, یہ غیر رسمی رابطے ہوئے ہیں, رسمی طور پہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا ہے. یہ جو میں نے تھم نیل پہ لکھا ہے نا ناظرین کہ اگلے 3 دن میں بڑے فیصلے کا انتظار, معاملہ ناظرین یہ ہے کہ اب جو اس وقت صورتحال جو سرکمسٹانسز ہیں ان حالات میں تحریک انصاف نے جو 24 نومبر کے احتجاج کی کال دے رکھی ہے, اس کال کے حوالے سے جو علیمہ خان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے. اس کا ایک ایک نقطہ جو ہے وہ ڈی کوڈ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم 24 کو چلیں گے اور 2 سے 3 دن ہمیں اسلام آباد پہنچنے میں لگ جائیں گے. اب پشاور سے اسلام آباد کا راستہ جی ٹی روڈ سے آئیں یا آپ موٹر وے سے آئیں, موٹر وے تو بند ہے, چلیں جی ٹی روڈ سے آئیں گے تو آپ کو میکسیمم کتنا ٹائم لگے گا؟ ویسے تو 1.5 2 3 گھنٹے کا سفر چلیں آپ کر لیں, لیکن چلیں آپ نے مجمع کے ساتھ آنا ہے تو آپ صبح چلیں تو شام تک تو آپ پہنچ ہی جاتے ہیں. رکاوٹیں ساری گتھم گتھا, چلیں شام کو نہیں پہنچیں گے, اگلے دن پہنچ جائیں گے. لیکن علیمہ خان صاحبہ 2 سے 3 دن کا پروگرام بتا رہی ہیں. اب اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے, علیمہ خان صاحب کی اگلی باتیں سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آئیں گے, بہنیں بھی آئیں گی. بشرا بی بی صاحبہ آتی ہیں نہیں آتی ہیں, بشرا بی بی صاحبہ سے پوچھیں. لیکن ساتھ میں امید کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ آ سکتی ہیں. لیکن جو اہم نقطہ ہے ان کی بات کا کہ اس دوران جب ہم اسلام آباد کے لیے چلیں گے, اپنا مذاکرات کا جو راستہ ہے, جو دروازہ ہے, اس کو کھلا رکھیں گے. اور ساتھ میں کہتی ہیں کہ اسلام آباد پہنچ کر دھرنا دینے کا بھی پلان ہے. یہ جو بات ہے نا علیمہ خان صاحبہ کی کہ مذاکرات کا دروازہ راستہ بھی کھلا رکھیں گے, دراصل یہ 2 سے 3 دن کا جو پہنچنے کا پلان ہے, اس کا مقصد ناظرین صرف اتنا ہی ہے. مقصد یا اس سے فائدہ اٹھانے کا پلان صرف اتنا ہے کہ ہم یہاں سے چلیں, پشاور سے باقی علاقوں سے بھی قافلے چلیں, اور وفاقی حکومت انتظار میں بیٹھی رہے, ہمارے ساتھ لوگ اکٹھے ہو جائیں جو توقعات لگائی گئی ہیں. اور پھر جب ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے, راستے میں پڑاؤ کریں گے, تو پھر حکومت پہ دباؤ آئے گا, اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا مذاکرات کا جو منقطع ہوا جو پروسیس ہے, جو تعطل پیدا ہوا ہے, وہ منقطع ہوا رابطہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا. تو یہ ایک امید ہے مذاکرات کے دوبارہ ہونے کی. لیکن آج جو حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں, حکومت کی طرف سے جو کارڈز اب تک کھیلے گئے ہیں, یعنی لاہور میں بس اڈا بند کر دیا گیا ہے, یہی صورتحال فیصل آباد میں, اسلام آباد میں, باقی شہروں میں موٹر وے بند کر دی گئی ہے, لاہور کا رنگ روڈ بند کر دیا گیا ہے, اسلام آباد کے ہاسٹل خالی کروا لیے گئے ہیں, اور ڈھیر سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. تو کتنے لوگ آئیں گے ان حالات میں؟ پھر سیکشن 144 کا نفاذ ہے, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, تو لوگ تو نہیں آئیں گے. تو کیا مذاکرات شروع ہوں گے؟ مذاکرات نازک اگر شروع ہوئے, اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں جو کہ ہونے چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے پھر جو ایک چیز ہوتی ہے, جو بیسک ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ یہ کہ غیر مشروط ہونے چاہیے. آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل تلاش کرتے ہیں. آپ پہلے کچھ فائدہ حاصل کر کے مذاکرات کی ڈیمانڈ کریں تو وہ مذاکرات ہو نہیں سکتے, پہلے تو ہو نہیں سکتے اور پھر کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. اب جو اگلی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے ہاں کر دی, پہلے تو نہ کر رہے تھے لیکن اب ہاں کر دی. لیکن اس سے پہلے اہم بیٹھک میں بڑا فیصلہ. ویسے ناظرین بیٹھکیں 2 ہیں. ایک بیٹھک تو گزشتہ روز جو پشاور میں ایپک کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں آرمی چیف بھی تھے, اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی تھے. اس پشاور میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کو بہت ہی مائنیوٹلی دیکھا جا رہا ہے تحریک انصاف کے حلقوں میں, کہ اس میں صدارت کی جناب گنڈا پور صاحب نے, اور اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے, اور آرمی چیف نے تعریف کی گنڈا پور صاحب کی, صوبوں میں خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے نہیں
बल्कि जो IMF का प्रोग्राम है और जो उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, उसमें जो गंडापुर ने वफाकी हुकूमत के साथ या रियासत के साथ जो तावन किया है, उस तावन के ऊपर जो है वो गंडापुर साहब को सराहा गया है। अब उषा बीबी साहब भी पेशावर में हैं, तो इस पर मुख्तलिफ थ्योरियाँ घड़ी जा रही हैं, लेकिन फैक्चुअली जो पोजीशन है नाज़रीन वो वही है इदारे की कि हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत अगर करनी है तो आपने सियासी लोगों के साथ करनी है। एक तो नाज़रीन ये बैठक है, दूसरी नाज़रीन जो बैठक है वो भी गंडापुर साहब की है, लेकिन ये बैठक बुलाई गई है मौजूदा सूरत हाल जो कि डेवलप हो चुकी है या मर्ज हो चुकी है, जो इमरान खान साहब को इनकार किया जा चुका है और रिहाई इमरान खान साहब की डिमांड के ऊपर नहीं हुई है, और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जब ये सारी बंदिशें हैं, लॉन्ग मार्च निकाल के इस्लामाबाद पहुंचना मुश्किल, और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस्लामाबाद के रास्तों की रात गए बंदिश का सिलसिला, कंटेनर रख के रास्ते बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब गंडापुर साहब ने जो इजलास बुलाया है, जो बैठक उन्होंने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बुलाई है, उसका मकसद ये है कि अब क्या किया जाए, कैसे लॉन्ग मार्च लेके शहर इक़्तिदार की जानिब आगे बढ़ा जाए, और फिर कामयाबी के कितने ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं जब इतने ज़्यादा मसाइल, लॉजिस्टिक भी, इंतज़ामात के, तैयारियों के, और सबसे बढ़ के इस मरतबा सरकारी मशीनरी भी नहीं है, और आगे से यानी 22-23 हज़ार तो इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की नफरी शहर इक़्तिदार में लगा दी गई है। 1000 से ज़ायद कंटेनर्स हैं, और पेशावर से इस्लामाबाद आते हुए रुकावटें अलग हैं, और पुलिस का वहाँ पर सामना करना पड़ेगा, वो अलग से मुश्किल होगी। तो इसमें गंडापुर साहब ने इस बैठक में ये फैसला करना है कि हम क्या करें। अब अगला हमारा लाहे अमल क्या हो सकता है, क्या मुज़ाकरात का रास्ता खोला जाए और मुज़ाकरात की कोई बात करके ये जो हमारा फाइनल कॉल जो हमने दी है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर पेशावर से निकल के इस्लामाबाद के बाहर संजानी या फतेह जंग जैसे मकाम पर या तरनौल के मकाम पर कोई जलसा, मजमा और तकरीरें करके इस मामले को ख़त्म किया जाए और मुज़ाकरात का सिलसिला फॉर्मली शुरू किया जाए। तो ये एक बैठक गंडापुर साहब की ने बुलाई है, अब इसका फ़ैसला सामने आना बाकी है। तो एक तो नाज़रीन ये बैठक है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो हाँ या ना की है, बल्कि हाँ की है, ना तो पहले कर रहे थे, वो नाज़रीन मामला ये है कि जब बुशरा बीबी साहबा ने स्टेटमेंट दिया, बुशरा बीबी साहबा के उस बयान को लेके तहरीक इंसाफ में खलबली जो मची, वो बातें इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई। जो कल गुज़िश्ता रोज़ जो है अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, जिसमें रात गए जो बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जारी किए गए, उसका तहरीरी ऑर्डर भी जो जज नासिर जवेद राना साहब हैं उनकी जानिब से जारी कर दिया गया है। वैसे बुशरा बीबी साहबा का मुझे इस्लामाबाद में आने का इम्कान नहीं लग रहा कि वो इस जलसे मजमे में शरीक होंगी, क्योंकि उनके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। ना सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहबा के जो ज़मानत है उसकी कैंसिलेशन के लिए भी FIA की प्रोसिक्यूशन टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अब ये जो PTI में खलबली पाई जाती है कि ये बुशरा बीबी साहबा ने बेवक्ती एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने पार्टी की जो पोजीशन है, यानी फाइनल कॉल जो हमने दी उसके बाद जो पोजीशन थी, उस पोजीशन से तहरीक इंसाफ को बहुत पीछे धकेल दिया है, और बड़ा शदीद किस्म का धचका पार्टी को, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है बुशरा बीबी साहबा के इस स्टेटमेंट से। तो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी साहबा का स्टेटमेंट तो इमरान खान साहब को बताया गया। वहाँ पर तो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा के इस बयान को सपोर्ट भी किया, लेकिन हकीकत नाज़रीन ये है कि बेशक इमरान खान साहब ना कर रहे थे कि बुशरा बीबी साहबा का सियासत में कोई किरदार नहीं, लेकिन खान साहब ने जो पार्टी की सतह पे अपने पार्टी के लोगों और वकला के साथ मुलाकात में जो डायरेक्शन जारी की हैं, उसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा का जो सियासी किरदार है, एक तो उसको एडमिट कर लिया है, उसको इमरान खान साहब ने एडमिट कर लिया, लेकिन साथ में सिर्फ एडमिट नहीं किया, इमरान खान साहब को जो इस बयान के रेपरकेशन बताए गए, उसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा को पैगाम भिजवाया है कि आपका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं,
اور عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی صاحبہ کو یہ پیغام بھی بھجوا دیا ہے کہ آپ کا احتجاج میں آپ شریک نہ ہوں، یا آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ شرکت کرتی ہیں تو آپ کا مرکزی کردار جو ہے اس لانگ مارچ میں نہیں ہوگا، اور بشریٰ بی بی صاحبہ یعنی عمران خان صاحب کے فیصلے کے مطابق سیاسی معاملات سے خود کو دور رکھیں گی۔ اور ساتھ میں ایک اور جو ریزرویشن پاکستان تحریک انصاف میں پائی گئی کہ یہ سٹیٹمنٹ تو بشریٰ بی بی صاحبہ کا ایڈٹ ہو کے جاری کیا گیا تھا، لیکن جب ایڈٹ ہوا تو پھر یہ والی جو بات تھی سعودی عرب والی، وہ اس ویڈیو میں کیسے رہ گئی، اس بات کو کیسے نظر انداز کیا گیا، اور ٹائمنگ بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کی ویڈیو کی درست نہیں تھی، اور مشال یوسفزئی کو بھی بھیجا گیا تھا کل عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے بشریٰ بی بی صاحبہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن وہ پیغام بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ مشال یوسفزئی کی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو یہ آج کا ہمارا ویلاگ ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔